हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनलाइटमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉवर्टी का। फ्रेंड्स, पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, उसमें हमने मीनिंग ऑफ पॉवर्टी को समझा था, साथ में हमने टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को भी समझा था। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि आखिर में भारत में गरीबी का मापन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो गरीबी का जो मापन किया जाता है उससे जुड़ी हुई जो निर्धारित जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं उसका निर्धारण करता है आपका नीति आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, जो मानक होते हैं उनका निर्धारण करने का कार्य होता है नीति आयोग का। नीति आयोग ही मानक बनाता है किस मानक को शामिल किया जाएगा गरीबी से जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे हम जानते हैं अगर किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं वो व्यक्ति गरीब है। ठीक इसी प्रकार से अगर नीति आयोग कुछ और चीजों को भी इसमें बड़ा चढ़ाकर शामिल करता है तो हम उसे मानक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में हम दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि भारत में जो गरीबी का जो अनुमान लगाने का कार्य करता है वो कौन सी संस्था करती है। वो संस्था करती है एनएसओ। ठीक है फ्रेंड्स, एनएसओ करती है संस्था। भारत में जो गरीबी का अनुमान लगाने का कार्य वो एनएसओ करती है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा जो भारत में जो गरीबी का जो अनुमान लगाने की खर्च विधि का भी प्रयोग किया जाता है। खर्च विधि का प्रयोग इसमें खर्च विधि क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम किसी व्यक्ति के जो एक व्यक्ति का जो महीने खर्च होता है उसकी तुलना जो निर्धारित निर्णायक एमपीसीई होता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उससे की जाती है। यदि व्यक्ति का जो निर्धारित निर्णायक स्तर जो एमपीसी है उससे कम पाया जाता है, उसका मंथली प्रति व्यक्ति खर्चा कम पाया जाता है, तो हम मानते हैं कि वह व्यक्ति गरीब है। इसे हम फ्रेंड्स एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं चित्र बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, प्यूपिल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एमपीसीई मतलब एमपीसीई उनका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, दिखलाता है। ठीक है, ये आपकी है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। मान लीजिए सरकार ने 1000 रुपए निर्धारित की है, 1000 रुपए गरीबी रेखा की लाइन है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है ए, एक कोई व्यक्ति है बी, एक कोई व्यक्ति है सी। तो एक व्यक्ति का खर्चा है एक महीने का इतना, जबकि एक व्यक्ति खर्च कर रहा है इतना खर्च कर पा रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब ये बता रहा है कि खर्चा एमपीसी, एक व्यक्ति खर्चा इतना है, एक व्यक्ति खर्चा इतना है, एक व्यक्ति खर्चा इतना है, लेकिन व्यक्ति तीनों क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो मतलब गरीब तो है ही है, व्यक्ति गरीब है। ठीक है, तो क्योंकि निर्धारित क्या है 1000 रुपए एमपीसी, उससे कम है तो हम उससे कम है तो ये व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो उसकी तुलना की जा रही है कि निर्धारित जो निर्णायक एमपीसी उससे अगर कम पाया जाता है तो वह एमपीसी के दायरे में आता है। ठीक है, एमपीसी के दायरे में आता है। इस प्रकार से जो हम गरीबी का जो अनुमान लगाते हैं, इस प्रकार से जब हम गरीबी का जो अनुमान लगाते हैं उसे हम जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए जनसंख्या कितनी है, माना जनसंख्या 10, मान लीजिए जनसंख्या टोटल 10 थी, 10 में से 3 लोग गरीब हैं, तो 3 लोग गरीब हैं, जनसंख्या टोटल कितनी 10, तो 100 पे कितना 100 30%। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि भारत में उनकी जो जनसंख्या में 30% लोग गरीब हैं, जनसंख्या में 30% लोग गरीब हैं, तो यही निकला है। तो यही हमारा एससीआर का फॉर्मूला भी होता है, जिसे हम एससीआर कहते हैं। ठीक है, एससीआर क्या होता है, हेड काउंट रेशियो। इसमें हम अनुमानित निर्धारित लोगों की संख्या को लिखते हैं, साथ में बटे जनसंख्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, तो हम एससीआर निकल आता है। ठीक है, एससीआर निकाल लिया कि भाई साहब एससीआर कितना आया, 30% आएगी। भारत में जनसंख्या कितना भाग गरीब है, तो 30% गरीब है टोटल जनसंख्या का। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स जैसे 2011 में एक आंकड़ा आया था, 2011 के सेंसस में, जो कि लेटेस्ट था उस समय, अभी भी लेटेस्ट है क्योंकि इसके बाद अभी आंकड़े नहीं आए हैं। इसमें क्या बताया गया था कि ग्रामीण इलाके में प्रति व्यक्ति खर्चा कितना था, 816 रुपए खर्चा था प्रति व्यक्ति पर कैपिटा। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 816 रुपए था, जबकि शहरी क्षेत्र में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना था, वो था 1000 रुपए। ठीक है, तो ये आंकड़े आए थे, तो फ्रेंड्स आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इंपोर्टेंट आंकड़े हैं। लगातार ये क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीटीजीटी, पीजीटी में, साथ में आप देख सकते हैं एलडी ग्रेड में भी क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम कुछ और आपको बेसिक चीज बताने जा रहे हैं कि जो भारत में जो गरीबी के जो अनुमान लगाने की जो एक्सपेंडिचर मेथड था, इसकी जो क्रिटिक्स हैं उनको भी हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए बताते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमारे पास यही बोर्ड है। तो सबसे पहले हम जो भारत में जो गरीबी के जो अनुमान लगाने की खर्च विधि है, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। आलोचनाएं किस प्रकार से की जाती हैं? आलोचना इस प्रकार से की जाती हैं कि जो हम एससीआर ज्ञात करते हैं, इससे हमें यह तो पता लग जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग जनसंख्या कितना भाग गरीब है, गरीबी से पीड़ित है, लेकिन यह नहीं पता लग पाता है कि लोग कितने गरीबी से पीड़ित हैं। इसकी पहली आलोचना यही है कि एससीआर से हमें यह तो पता लग जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग गरीबी से पीड़ित है, लेकिन यह पता नहीं लगता है कि कितने लोग गरीबी से कितने पीड़ित हैं। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का पता नहीं लग पाता है। जैसे मैं समझ बताता हूं, एक ड्रॉ करता हूं फिगर, वही फिगर है, तो इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से। यहाँ पे कुछ लोग हैं, एमपीसीई है, ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। यहाँ खर्चा लिख देता हूं मैं आपको सीधी भाषा, नो बात बकवास। ये है आपकी गरीबी रेखा। मान लीजिए 1000 रुपए सरकार ने किए, भाई साहब 1000 रुपए एक व्यक्ति खर्चा होना चाहिए, इससे अगर कम खर्चा पाया जाता है तो व्यक्ति गरीब है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति इतना खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है, जबकि एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है। ठीक है, और भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मान लीजिए तीन ही व्यक्ति ले लेते हैं, या इतने भी लेते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने व्यक्ति ले लिए हमने। अब आप क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खर्च कर पा रहा इतना, लेकिन ये लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन ये लोग व्यक्ति गरीब तो है ही है, लेकिन इनका हमको इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का पता नहीं लग पाता है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कहने का मतलब कि हम देख रहे हैं कि एससीआर में क्या होता है कि गरीब लोगों की संख्या, मतलब अनुमानित निर्धन लोगों की संख्या बटे जनसंख्या गुणे 100। एससीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एससीआर बराबर होता है अनुमानित निर्धन लोगों की संख्या, बटे जनसंख्या गुणे 100। सही होता है फॉर्मूला एससीआर का। तो अनुमानित निर्धन लोगों की संख्या हमने देखा था, मान लीजिए जनसंख्या हमारी थी टोटल 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोग गरीब आ रहे हैं, तो अनुमानित निर्धन कितनी है? 6 है। कितनी जनसंख्या? 10 गुणे 100, 100। अब कितना आया? तो 60% लोग गरीब आए, कि मतलब टोटल जनसंख्या में 60% लोग गरीब हैं। हमें यह तो पता पड़ गया गरीब है, लेकिन हमको यह अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये व्यक्ति इतना कम, मतलब इसको थोड़ा कम रुपए इसके गरीब है, जबकि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि भाई साहब ये लोग ज्यादा, उनसे ज्यादा तो खर्च ये लोग कर रहे हैं, जबकि ये कम खर्च कर पर मतलब इसके पास पैसा है नहीं है, इसलिए बंदा ज्यादा गरीब है। तो यही तो बताया गया है कि एससीआर से हमें यह तो पता लग जाता है कि जनसंख्या का कितना भाग गरीबी से पीड़ित है, लेकिन यह पता नहीं लग पाता है कि लोग गरीबी से कितने पीड़ित हैं। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का पता नहीं लग पाता है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी शब्दों को समझिएगा थोड़ा, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को उनको पता नहीं लग पाता है, गरीबी की तीव्रता कि कितने लोग पीड़ित है। भाई साहब कितने, आप जाइए तो मैदान में। ठीक है, तो यही बताने के लिए हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई साहब हमें पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए, मतलब पॉवर्टी गैप रेशियो का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इससे हमको इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का पता नहीं लग पाता है, इसलिए हमें पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए। अब पीजीआर क्या है उसको मैं समझाता हूं, इसको मैं साफ करता हूं, क्षमा चाहता हूं मिटाने के लिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछिए मेरे से, तो मैं उसको बताने के लिए तत्पर रेडी हूं आपके लिए। पीजीआर क्या होता है? पीजीआर होता है, पीजीआर यहां लिख देता हूं मैं, पीजीआर बराबर होता है औसत दूरी, इसका फॉर्मूला होता है औसत दूरी गरीबी की रेखा से बटे जनसंख्या बटे गरीबी की रेखा पॉवर्टी लाइन इनटू 100।
इसका फुल फॉर्म होता है पॉवर्टी गैप रेशियो। ठीक है, पॉवर्टी गैप रेशियो इसका फॉर्मूला होता है कि औसत दूरी गरीबी की रेखा से बटे गरीबी की रेखा गुणा 100। मान लीजिए मैं यहां बताता हूं, मैं थोड़ा सा ड्रॉ ही चित्र कर देता हूं। आपको ये पता है गरीबी की रेखा देखते जाइए आप लोग। ठीक है, कोई चीज समझ में ना कमेंट करिए। ये है व्यक्ति का खर्चा एमटीसी, एक व्यक्ति का महीने खर्चा। यहाँ पे लोग हैं, एक व्यक्ति मान लीजिए इतना खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है, एक व्यक्ति इतना खर्च कर पा रहा है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पे 1000 रुपए है गरीबी की रेखा, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर पा रहा है, गरीबी की रेखा से 100 रुपए दूर है, जबकि दूसरा व्यक्ति 200 रुपए दूर है गरीबी की रेखा से, जबकि तीसरा व्यक्ति 300 रुपए गरीबी की रेखा से दूर है, मतलब गरीबी की रेखा से 300 रुपए दूर है। तो टोटल कितना होगा? 600, 100, 300, 600, 600। अब हमको एवरेज निकालना औसत दूरी गरीबी की रेखा से, तो 600 बटा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी हो उतने से भाग देते हैं 3। तो आया टोटल 200 रुपए। तब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे पीजीआर बराबर 200 रुपीज बटा पॉवर्टी गरीबी की रेखा 1000 रुपए, 1000 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो पीजीआर आया 20%। पीजीआर से हमें यह पता लग जाता है कि जो लोग गरीब हैं वो गरीबी की रेखा से कितने प्रतिशत गरीब हैं। तो पीजीआर से हमें पता लग जाता है कि जो लोग गरीब हैं वो गरीबी की रेखा से कितने प्रतिशत गरीब है, उसी अनुसार से फिर उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें समझाया है कि इसको जो क्रिटिक्स चलता है कि भाई साहब एससीआर से हमें यही पता लगता है कि जनसंख्या कितना भाग गरीबी से पीड़ित है, लेकिन यह पता नहीं लग पाता है कि लोग गरीबी से कितने पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भाई साहब आप पीजीआर का प्रयोग करें, पीजीआर से आपको पता लग जाएगा पॉवर्टी गैप रेशियो से कि लोग गरीबी से कितने पीड़ित हैं। फिर इनकी दूसरी आलोचना भी की जाती है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसकी दूसरी आलोचना क्या है कि खर्च विधि का जो प्रयोग वो अधिक उचित नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? जो हम खर्च विधि का जो प्रयोग करते हैं अधिक उचित इसलिए नहीं माना जाता है कि कारण क्या है कि कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं। अब ज्यादा खर्च करने के कारण क्या हो सकता है कि भाई साहब उन्होंने उधार ले लिया हो, कहीं से उधार ले लिया हो। जब उन्होंने उधार ले लिया हो, या हो सकता है कई बार उन्होंने बचत भी ज्यादा कर ली हो। ठीक है, बचत कर ली हो, इसलिए हम खर्च विधि को ज्यादा नहीं मान सकते कि भाई साहब खर्च विधि से हम अनुमान लगाएं कि व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितना कम खर्च कर रहा है, इससे हम गरीबी का अनुमान लगाएं। तो मुझे लगता है एक सही बात नहीं है अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, दूसरी आलोचना इनकी इस आधार पर की जाती है, जबकि जो तीसरी आलोचना है वो खर्च विधि की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि भाई साहब देखिए, जो क्षमता जो हमने पहले डिस्कस किया था कि गरीबी का अनुमान लगाने के लिए आप क्षमताओं को डेवलप करें, आपने क्षमता आधार दृष्टिकोण को ज्यादा महत्ता दी नहीं है, जबकि वो प्रोफेसर अमर सेन ने उसको इंपॉर्टेंस दी था कि भाई साहब क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है। अगर आप व्यक्ति में क्षमता डेवलप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना आय कमा लेगा, स्थायी रूप से गरीबी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स तीसरी बात है, इसमें क्षमता दृष्टिकोण को ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया को समझा है। अगर आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी ना समझ में आई हो तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।